Dear student, welcome again in your कंप्यूटर क्लास। आज के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज आप इस वीडियो के अंतर्गत कंप्यूटर की सीमाओं का अध्ययन करेंगे तथा कंप्यूटर के मूल तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में आपने कंप्यूटर की विशेषताओं को एक एक करके पढ़ा है, जिसमें आपने कंप्यूटर की हाई स्पीड को जाना, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी अर्थात मेमोरी को जाना कि कंप्यूटर की कितनी मेमोरी होती है और उसका क्या कंप्यूटर में उपयोग होता है। उसी तरह से कंप्यूटर की एक्यूरेसी को जाना कि कंप्यूटर के कार्य करने की शुद्धता दर कितनी अधिक होती है, जिसको आपने एक्यूरेसी के अंतर्गत पढ़ा। उसके बाद आपने कंप्यूटर के बहुप्रयोग को पढ़ा, वर्सेटैलिटी को पढ़ा। उसके बाद डिलीजेंस यानी कंप्यूटर की क्या है सक्षमता को पढ़ा। तो इन सभी विशेषताओं को आपने एक एक करके अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के साथ क्या लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कंप्यूटर में ऐसी इतनी विशेषताएं हैं जो इसे हर कार्य क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए क्या कर रही हैं, बाध्य कर रही हैं। तो बच्चों, विशेषताएं तो हैं, तो इन विशेषताओं के साथ कुछ कमियां भी जुड़ी हुई हैं, जिनको हम कंप्यूटर की सीमाओं के अंतर्गत एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के लिमिटेशन की, यानी जिसमें सबसे पहला जो लिमिटेशन है कंप्यूटर का, सबसे बिगेस्ट लिमिटेशन इसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर की क्या होती है, IQ नहीं होती है। IQ मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस, क्यू का मतलब होता है क्विटेंट, इंटेलिजेंसी क्विटेंट जिसे हम कहते हैं। IQ को समझना होगा कि IQ क्या है। तो थोड़ी सी यहाँ जो हम बात करें, यहाँ हम थोड़ा सा ब्रेक करते हुए हम अपने पर लेते हैं। हम जो भी कुछ सोचते या समझते हैं, हम जो भी कुछ किसी भी विषय पर संबंधित कोई विचार करते हैं या सोचते हैं या समझते हैं, यह जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, यह मूल रूप से हर व्यक्ति के IQ के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? हर व्यक्ति के IQ के ऊपर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का IQ जितना अधिक होता है, वह उतना ही अधिक सोच सकता है और क्या कर सकता है, समझ सकता है। जो प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जाहिर सी बात है कि उसका IQ लेवल बहुत क्या होता है, हाई होता है। तो हमने जाना कि सबकी IQ समान नहीं होती है, क्योंकि सबके सोचने और समझने की क्षमता समान हो ही नहीं सकती। किसी की अधिक होती है, किसी की कम होती है, किसी की मध्यम होती है, किसी की बहुत कम होती है, कोई बहुत जड़ बुद्धि वाला होता है। तो ये जो आकलन हम बता रहे हैं कि कोई कितना बुद्धिमान है, कोई कितना जड़ बुद्धि वाला है, यह सब कुछ हम पता किससे लगा रहे हैं, IQ से लगा रहे हैं। तो हमें तो एक किसी भी इंसान की बात करें जो जड़ बुद्धि वाला भी है, उसकी भी बात करें, तो वो भी थोड़ा बहुत तो समझ ही सकता है, थोड़ा बहुत तो समझ ही सकता है। लेकिन अब यही बात यदि कंप्यूटर पर हम करें, तो कंप्यूटर में इतना भी सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। यानी कंप्यूटर में जो IQ का लेवल होता है, वह बिल्कुल क्या होता है, शून्य होता है। वह बिल्कुल क्या होता है, शून्य होता है। इसको आप कह सकते हैं बिल्कुल 0% होता है, बिल्कुल 0। यानी इसका मतलब कि कंप्यूटर में बिल्कुल सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, और यही इसका सबसे बिगेस्ट लिमिटेशन है। सबसे बड़ी क्या है इसकी, सबसे बड़ी इसकी सीमा है इसके अंतर्गत। यानी कंप्यूटर बिल्कुल सोच या समझ नहीं सकता। वह केवल कैसे कार्य कर सकता है, वह केवल प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का केवल क्या करता है, पालन करता है। लेकिन यह जो कमी आपको बताई जा रही है, बिगेस्ट लिमिटेशन बताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यह हमेशा बना ही रहेगा। नहीं, आने वाले कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल IQ का विकास किया जा रहा है। यानी आने वाले कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि का विकास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वह मानव की तरह बिल्कुल क्या कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। वह मानव की तरह क्या कर सकता है, सोच या समझ सकता है।
लेकिन यह जब व्यापक रूप में प्रयोग किया जाएगा, तब हम जानेंगे कि कंप्यूटर में वाकई सोचने और समझने की क्षमता क्या हो गई है, विकसित हो गई। जैसे रोबोट का आपने नाम सुना होगा, रोबोट में बिल्कुल IQ होती है, लेकिन अभी व्यापक रूप से यह प्रयोग नहीं हो रहा है। और ऐसी परिकल्पना की जा रही है कि आने वाले जितने भी कंप्यूटर हैं, आप जब आगे पढ़ेंगे तो कंप्यूटर की बात जो करते हैं, कंप्यूटर केवल एक ही तरह का नहीं, हम देखते हैं तो लगता है कि एक ही तरह का कंप्यूटर है, लेकिन जब उसका अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि यह कंप्यूटर जो देखने में है ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या पावर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके बाद आप जब बढ़ेंगे तो पढ़ना और उनके बारे में जानना आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे। लेकिन आज तो हमारी बात कंप्यूटर की सीमाओं पर है, तो बिल्कुल इन बातों से आपको IQ बिल्कुल समझ में आया होगा। IQ का मतलब सोचने और समझने की क्षमता, जो कि कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं होती है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है, कंप्यूटर बिल्कुल सोच या समझ नहीं सकता, वह केवल और केवल प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का क्या करता है, पालन करता है, जिसे हम इसके रूप में हमने पढ़ा, कंप्यूटर की IQ के रूप में पढ़ा। अब सेकेंड जो दूसरा उसका लिमिटेशन है, और ये जो आप लिमिटेशन पढ़ रहे हो इसको हमने PDF फाइल के माध्यम से आपके ग्रुप में सेंड भी कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपने बिल्कुल फेयर नोट भी कर लिया होगा। जैसे जैसे आपको नोट मिलता रहे, उस PDF फाइल और वीडियो को देखते हुए आप जो है नोट तैयार करते रहिए। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर के दूसरे लिमिटेशन की तरफ। कंप्यूटर का जो दूसरा लिमिटेशन क्या लिखा हुआ है, वह है नो फीलिंग, यानी भावना रहित। भावना ये क्या होती है, भावनाओं की बात करते हैं। जैसे भावनाओं में आकर भावनाओं में यदि हमारे सामने कोई रोता यदि हम देखते हैं तो हमारे अंदर भी उस तरह की भावना क्या हो जाती है, व्याप्त हो जाती है। कुछ कार्य हम भावनाओं में आकर भी करते हैं, भावनाओं में भी आकर करते हैं। सहयोग नहीं करना है तब भी भावनाओं में आकर के कर देते हैं। ऐसी प्रत्येक मनुष्य के पास क्या होती है, भावना होती है, ऐसी बिल्कुल फीलिंग होती है। लेकिन कंप्यूटर में भावना की बात करें, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन होने के कारण इसमें किसी प्रकार की कोई भावना नहीं होती है। यह कोई भी गणना भावनाओं में आकर नहीं करता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल की जो वैलिडिटी है, आप देखते हैं कि 28 दिन की आपकी वैलिडिटी है, वैधता 28 दिन की है, तो क्या 28 दिन के बाद क्या 29वें दिन आप उसका प्रयोग कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और वो भी ये 28वें दिन वो नहीं देखेगा कि आपकी क्या स्थिति है, या कहीं व्यस्त है, या किसी समस्या में आप पड़े हुए हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। वह बिल्कुल जिस डेट में तय है कि इसकी वैधता खत्म होनी है, जिस समय पर खत्म होनी है, तो उस समय पर उसे खत्म हो जानी है। वह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी भावनाओं में आकर आपको कुछ और अतिरिक्त समय दे दे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। ऐसी कोई भावना कंप्यूटर के पास नहीं होती है। या कंप्यूटर के सामने हम हैं जिस रूप में, क्या कंप्यूटर हमको देखकर उस तरह का व्यवहार करता है? क्या उस तरह की भावनाओं में आकर के वो कार्य करता है? नहीं। तो ये सब सारी बातें किससे जुड़ी हैं? भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, जो कि कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं होता है। यानी कंप्यूटर कोई भी कार्य भावनाओं में आकर नहीं करता है, यानी कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती है, जिसको हमने सेकंड लिमिटेशन के रूप में पढ़ा। अब तीसरा जो लिमिटेशन है, जिसको हमने आत्मरक्षा की कमी के रूप में नोट किया है, लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। यानी कंप्यूटर स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। उसे केवल सही यूजर आईडी और पासवर्ड की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। हैकर्स और क्रैकर्स का नाम आपने सुना होगा। ये हैकर्स और क्रैकर्स कैसे अपने उद्देश्यों में सफल हो जाते हैं? क्यों सफल हो जाते हैं? क्यों वो जो है सही यूजर आईडी
और जो पासवर्ड होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, और हैक करके कंप्यूटर में प्रयोग करके आसानी से अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। यदि कंप्यूटर में ऐसा होता तो वो जान पाता कि ये जो यूजर और पासवर्ड है ये किसी दूसरे यूजर का है, इसका प्रयोग कोई थर्ड कर रहा है। तो ऐसी बात होती या ऐसी प्रोटेक्शन की बात होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो ऐसी घटनाएं किनके कारणों में, किसके कारण हो रही है, उसके सेल्फ प्रोटेक्शन के कारण हो रही है। या कंप्यूटर सामने रखा हुआ है, उसे हम यदि कोई क्षति पहुंचाते हैं तो क्या वो अपनी रक्षा कर पाता है? यदि आप उसे क्षति पहुंचाएं तो क्या वो अपनी रक्षा कर पाता है? बिल्कुल नहीं। हम जैसे चाहे उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। यदि उसमें सेल्फ प्रोटेक्शन की बात होती तो वो अपनी बिल्कुल रक्षा कर पाता और उसे हम बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो इस बात से ये कंफर्म हो रहा है कि कंप्यूटर में क्या है, बिल्कुल क्या होती है, आत्मरक्षा की कमी है। वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता, वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता। तो ये तीनों लिमिटेशन जिसको आपने बुद्धिहीनता यानी नो आईक्यू, दूसरा लिमिटेशन भावना रहित जिसे आपने नो फीलिंग, और तीसरा आत्मरक्षा की कमी यानी लेक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन के रूप में पढ़ा। अब आगे की बात करते हैं। ये लिमिटेशन यहाँ आपका समाप्त हुआ और इसी वीडियो में अब दूसरा इसका जो पार्ट है कंप्यूटर के मूल तत्वों की बात करते हैं। यानी कंप्यूटर के क्या मूल तत्व होते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मूल तत्व क्या होते हैं। कुछ मूल तत्वों को आप पहले से जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, बस यहाँ केवल आपको जानना है कि ये जो आप जानते थे, पढ़ते थे, ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये कंप्यूटर के मेन या बेसिक एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, और तीसरा एलिमेंट क्या है, यूजर है, चौथा क्या है, डाटा है, और पांचवा क्या है, सूचना, जिसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। आइए अब एक एक करके इन मूल तत्वों को पढ़ते हैं। पहला है हार्डवेयर। क्या है, हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। तो बस जब इतना आप जान गए तो हार्डवेयर को आसानी से आप परिभाषित कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर की वे मशीनरी पार्ट्स, कंप्यूटर के वे मशीनरी पार्ट्स, वे हार्ड पार्ट्स, वे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। या दूसरे रूप में क्या कहेंगे, कंप्यूटर के समस्त मशीनरी पार्ट्स को या फिजिकल पार्ट्स को, किस पार्ट्स को, फिजिकल पार्ट्स को या हार्ड पार्ट्स को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अब उन हार्डवेयरों में बात करें तो क्या क्या हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा, सभी आपके इनपुट डिवाइस, सभी आपके इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। आपका जो सीपीयू है, जिसे हम आप क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, केंद्रीय विश्लेषक इकाई हिंदी में कहते हैं। तो इस केंद्रीय विश्लेषक इकाई के अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर एसएमपीएस लगा हुआ है, मदरबोर्ड है। इन सबको जो सीपीयू में लगा हुआ है, इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको हम हार्डवेयर ही कहेंगे। इसके बाद सभी आउटपुट डिवाइसों की बात करें तो वो भी सब क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। यानी कंप्यूटर के वे मशीनरी पार्ट्स चाहे छोटे हों या बड़े हों, उन सबको हम सम्मिलित रूप से केवल और केवल क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर आपको समझ में आया होगा। हार्डवेयर के बाद आप क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। क्या है, सॉफ्ट, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, हार्डवेयर का पूरक सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का पूरक
हार्डवेयर, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बिना अधूरे हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अधूरा है। अतः जब ये दोनों कार्य करते हैं तभी यूजर कंप्यूटर पर कार्य करता है। कोई भी यूजर तभी कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है जब उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कार्य करेगा। दोनों में से एक ने भी कार्य करना बंद कर दिया तो कोई भी यूजर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी कोई यूजर तभी कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है जब उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या करें, कार्य करें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर का पूरक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर का पूरक क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर को हमने हार्ड पार्ट्स के रूप में पढ़ा, तो सॉफ्टवेयर को हम किस रूप में पढ़ेंगे, सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये सॉफ्ट होता कैसा है, यह प्रोग्रामों का समूह होता है। प्रोग्रामों का क्या होता है, समूह होता है। तो किस रूप में, कैसे, एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब भी सॉफ्टवेयर की बात आए तो उसको हम परिभाषित करेंगे प्रोग्रामों के समूह के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोग्रामों के समूह के द्वारा। तो इस प्रकार सॉफ्टवेयर को हम क्या कैसे कहेंगे, प्रोग्रामों का ऐसा समूह। किसका समूह, प्रोग्रामों का ऐसा समूह। अब प्रोग्राम की बात करते हैं कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। जैसे हमें किसी कार्य के लिए जो निर्देश दिया जाता है कि आपको ये करना है, तो कंप्यूटर को भी कार्य करने के लिए ऐसे बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं जिनको प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। तो इन्हीं निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं और इन प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो हार्डवेयर को नियंत्रित और क्या करता है, संचालित करता है, या संचालित या नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कहने का मतलब हार्डवेयर कितना हो पावरफुल हो, कितना हो शक्तिशाली हो, उसके अकॉर्डिंग यदि सॉफ्टवेयर नहीं कार्य करेगा तो कंप्यूटर बिल्कुल कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जैसा हार्डवेयर होता है जितना पावरफुल, उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर भी मैच करना चाहिए, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितना पावरफुल हार्डवेयर है उतना ही पावरफुल या उसी के इक्विवेलेंट बिल्कुल क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उस हार्डवेयर को सपोर्ट करे, तभी वो हार्डवेयर कार्य करेगा, अन्यथा कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपने सॉफ्टवेयर को जाना। तो सॉफ्टवेयर को क्या लिखेंगे, प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर हार्डवेयर को, जो संपूर्ण हार्डवेयर को नियंत्रित और संचालित करने का कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। 9th में सॉफ्टवेयरों के प्रकार को भी आप पढ़ेंगे, हार्डवेयर के भी कौन कौन से भाग हैं या कंप्यूटर के कितने भाग हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, उन सबको आप क्रम से पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। लेकिन आज हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ये कंप्यूटर के मूल तत्वों की बात कर रहे हैं। तो दोनों आपको समझ में आया होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्रामों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ये मशीनरी पार्ट्स, फिजिकल पार्ट्स, हार्ड पार्ट्स के रूप में इसे हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। हाँ, दूसरी चीज, इसे हम देख और छू सकते हैं, चाहे वो ये जितने भी हार्डवेयर हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सबको हम देख सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोग्रामों का समूह होता है, उसे हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं। इसे केवल और केवल हम हार्डवेयर पे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं कई प्रकार के होते हैं। आप जैसे मोबाइल में, जो आपकी मोबाइल को चला रहा है उसका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो एंड्रॉयड वर्जन के नाम से आता होगा, एंड्रॉयड वर्जन ये तो वो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और उसमें अलग अलग तरह के जो ऐप्स यूज कर रहे हैं आप, वो सभी आपके क्या हैं, एप्लीकेशन है। जितने तरह का आप कार्य करना चाहते हैं उतने प्रकार के ऐप्स यूज करते हैं, तो वो उसके एप्लीकेशन होते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी कार्यों के अनुरूप अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। जैसे आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार के हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें या ना करें वो तो अलग बात है, वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसे तो हमें प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयरों के प्रकार में आता है ये, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर
ये कंप्यूटर कार्य करता ही नहीं है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम के लिए एकदम बिल्कुल नेसेसरी हो उसे हम कहते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये तो बहुत हम थोड़ी सी विस्तृत अध्ययन के रूप में चले गए, लेकिन अब यहाँ तो हमें केवल सॉफ्टवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर को जानना है। तो क्या कहेंगे, प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित और संचालित करने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये दोनों आपने पढ़ा। अब अगली बात यूजर के रूप में करते हैं। यूजर की आपको कन्फर्म होगा, आप जाने सुने होंगे यूजर, जिसको आप प्रयोगकर्ता कहते हैं। यानी ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि कंप्यूटर पर कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर या यूजर। यानी जो कंप्यूटर पे कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम कहते हैं यूजर। यानी जब भी कंप्यूटर में कोई व्यक्ति पर्सन का नाम नहीं लिखा जाता, उसमें जैसे नेटवर्किंग आदि में हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उसको हम यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब यूजर के नाम से जाने, यानी कंप्यूटर पे कार्य करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, यूजर। तो यूजर भी आपने कंफर्म कर लिया। अब बात करते हैं डाटा। अब क्या बात करते हैं, डाटा। यानी डाटा का क्या प्रयोग है, यानी ये सब आपने पढ़ लिया। एक बात आपने सुना होगा कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है। किसकी सहायता से, सीपीयू की सहायता से। किसकी सहायता से, सीपीयू की सहायता से उसे प्रोसेस करता है, संसाधित करता है। क्या करता है, संसाधित करता है। यानी ये जो डाटा होता है ये रॉ मटेरियल की तरह होता है। किसकी तरह होता है, रॉ मटेरियल की तरह होता है। और इसकी परिभाषा आपकी कैसे कहेंगे, अव्यवस्थित वर्णों या शब्दों के समूह को हम डाटा कहते हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जो अर्थ विहीन होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल जैसे ये शब्द लिखा गया है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में जो भी वर्ण हैं, जब इन वर्णों को, जैसे ये वर्ण ह है, चाहे मात्रा है, फिर ड है, जैसे व्यवस्थित क्रम में लिखा गया तभी इसको हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। अब इस शब्द में जितने भी वर्ण हैं इसको आप इधर उधर कर दीजिए, अव्यवस्थित कर दीजिए, तब क्या होगा, आप कुछ पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अतः ऐसे ही अव्यवस्थित वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, जो बिल्कुल क्या होती है, अर्थविहीन होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और न ही इसके आधार पर कोई हम क्या कर सकते हैं, कोई निर्णय ही ले सकते हैं। अतः ऐसे अव्यवस्थित वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करके यूजफुल बनाता है। यानी जो रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल को जानते हैं, क्या रॉ मटेरियल हमारे लिए यूजफुल है, नहीं। रॉ मटेरियल हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कच्चा तेल है, क्या उसका हम सीधे प्रयोग करते हैं, नहीं। का तमाम प्यूरिफिकेशन के बाद तब उसे हम प्रयोग कर पाते हैं। तो जो प्यूरिफिकेशन की क्रिया हो रही है वही कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्रिया होती है। यानी जब डाटा को प्रोसेस करते हैं तो वह मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में अर्थपूर्ण सूचनाओं के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी जो अव्यवस्थित था उसको हमने संसाधित करके क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। अतः ऐसे व्यवस्थित वर्णों के समूह के या शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। तो डाटा आपने जाना, डाटा का छोटा सा डायग्राम है। यानी जो कंप्यूटर में हम जो भी कुछ इनपुट करते हैं वह क्या होता है, डाटा होता है। वह क्या होता है, डाटा। यानी कंप्यूटर में डाटा को क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। कहाँ, प्रोसेसिंग यूनिट में। तो डाटा को क्या किया जाता है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस मतलब संसाधित किया जाता है। किसकी सहायता से, सीपीयू की सहायता से संसाधित किया जाता है। संसाधित करने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। सूचना यानी इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। यानी डाटा को बिना प्रोसेस किए हुए हम सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। यानी सूचनाएं ही आउटपुट होती हैं। सूचनाएं ही क्या होती हैं, आउटपुट होती हैं। और जो डाटा होता है उसे हम इनपुट डिवाइसों की सहायता से क्या करते हैं, इनपुट करने का कार्य करते हैं।
तो अब बात करते हैं जो हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं वह कितने प्रकार का होता है। वह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अब इसमें ये आपने पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ ये देखिए, जो डाटा का जो प्रकार है वह थोड़ा सा देख लीजिए। जो डाटा का जो प्रकार है वो कितने रूपों में दिखाया गया है? करीब 6 रूपों में दिखाया गया है। यानी 6 प्रकार के डाटा होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के डाटा होते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रकार आप देखिए, सबसे पहला जो प्रकार होता है वो टेक्स्ट डाटा होता है। कैसा होता है? टेक्स्ट डाटा, जो लिखित डाटा होता है। जैसे अंग्रेजी और हिंदी में लिखे हुए लेख को जो हम पढ़ते हैं, जो लेख हमारी भाषाओं में लिखा होता है, हमारी जो भाषा होती है उसी भाषा में हम अपना लेख लिखते हैं, तो उसी को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं। जिसमें केवल अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के रूप में लिखा गया जो लेख होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं। जिससे लेख को ही टेक्स्ट कहते हैं। कंप्यूटर भाषा में लेख को ही क्या कहते हैं? टेक्स्ट। यानी जो लिखित जो डाटा होता है उसी को हम टेक्स्ट डाटा कहते हैं। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के डाटाओं को प्रोसेस कर सकता है, कितने प्रकार के डाटाओं को संसाधित कर सकता है? तो उसमें सबसे पहला टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, ग्राफिक्स डाटा। तो अब इन जितने भी प्रकार हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? लिखित, जो भी लिखित लेख होता है जिसे हम केवल वर्णमालाओं की सहायता से लिखते हैं। यानी उसमें जो वर्णमालाएं होती हैं ये A से Z या कैपिटल A से Z भी हो सकता है। यानी केवल जो लिमिटेशन है इन्हीं का होगा, केवल यही होंगे उस लेख में। या हो सकता है कि इनकी जगह हिंदी के वर्ण हो, तो हिंदी के भी वर्ण होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? टेक्स्ट डाटा ही कहेंगे। यानी टेक्स्ट डाटा जो है वो मूल रूप से क्या होता है? लिखित होता है, वो लेख होता है जिसमें केवल वर्णमालाएं होती हैं, ओनली अल्फ़ाबेट्स होता है। यानी जो अल्फ़ाबेट्स युक्त जो डाटा होता है उसी को हम केवल किस नाम से जानते हैं? टेक्स्ट डाटा के नाम से जानते हैं। अब वहीं पर हम न्यूमेरिक डाटा की बात करते हैं। न्यूमेरिक डाटा, जो न्यूमेरिक डाटा होती है उसमें अंक होते हैं, यानी 0 से 9 तक के अंक, यानी पूरे होल डेसिमल जो नंबर होते हैं, होल डेसिमल नंबर यानी संपूर्ण जो नंबर होते हैं उसी को हम डेसिमल नंबर के रूप में जानते हैं। और वह 0 से 9 तक होते हैं। और इन 0 और 9 का प्रयोग करते हुए जो भी हम संख्याएं लिखेंगे उन संख्याओं को हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। न्यूमेरिक का मतलब अंकीय डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? अंकीय डाटा। एक कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन आता है जिसको आप MS एक्सेल के नाम से जानते हैं। MS एक्सेल में जो भी गणनाएं होती हैं वह बिल्कुल और किस पर होती हैं? न्यूमेरिक डाटा पर होती हैं। किस पर होती हैं? न्यूमेरिक डाटा। जैसे गणितीय जो गणना होती है उसमें हमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो जब न्यूमेरिक वैल्यू प्रयोग करेंगे तो उसी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है? 0 से 9 तक होती है। और इसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। आगे बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक। जहां देखिए इस नाम में ही है अल्फा और न्यूमेरिक, अल्फा प्लस न्यूमेरिक, अल्फा प्लस न्यूमेरिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां दोनों को मिला दिया जाए, टेक्स्ट को और न्यूमेरिक को, यानी ये अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक, यह जहां दोनों को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक। जैसे आप लिखते हो A2, तो A आपका अल्फाबेट हुआ और 2 क्या हुआ? न्यूमेरिक हुआ। तो इस प्रकार से ये क्या होगा? क्या होगा? अल्फा न्यूमेरिक भी होगा। और इसके साथ अल्फा न्यूमेरिक में न्यूमेरिक के साथ कुछ चिन्हों का भी प्रयोग होता है। जैसे स्टेरिस है, हैश है, अंडरस्कोर है। इन सब विशेष चिन्हों का भी हम अल्फा न्यूमेरिक में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां ये तीनों हों, ये देखिए, ये फर्स्ट आपका अल्फाबेट, ये दूसरा न्यूमेरिक और ये तीसरा विशेष चिन्ह, जहां ये तीनों हों उसे हम कहते हैं किस प्रकार का डाटा? अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। अब बात करते हैं चौथे डाटा की तरफ चलते हैं। किस डाटा की तरफ? चौथे डाटा, ऑडियो, जो आवाज के रूप में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑडियो डाटा कहते हैं। जैसे आप गाने जो सुनते हैं तो आवाज साउंड के रूप में होता है, तो ऐसे साउंड वाले डाटा को ही हम क्या कहते हैं? ऑडियो डाटा कहते हैं।
और कंप्यूटर में जो ऑडियो डाटा होती है वह MP3 के रूप में प्रयोग होती है। किसके रूप में प्रयोग होती है? उस फाइल का जो फॉर्मेट होता है वह किस रूप में होता है? MP3 के रूप में होता है, यानी ऑडियो के रूप में। यानी केवल ये जो फॉर्मेट है MP3, ये जब भी डाटा प्रयोग होगा तो ऑडियो के रूप में ही होगा, जिसे केवल हम सुन सकते हैं, जिसका हम केवल श्रवण कर सकते हैं। अतः ऐसे डाटा को हम क्या कर सकते हैं? ऑडियो डाटा कहते हैं। वीडियो डाटा जिसे आप चलचित्र कहते हैं। क्या है? चलचित्र। जैसे आप ये जो वीडियो देख रहे हो, आप जो भी कुछ देख रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, किसके माध्यम से कर रहे हैं? वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। किसके माध्यम से? वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, तो इन्हीं वीडियो को हम क्या कर सकते हैं? वीडियो डाटा कहते हैं। और वीडियो डाटा का जो फॉर्मेट होता है वह, जैसे इस फाइल को आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आप जब भी प्राप्त कर रहे होंगे, आप जब उसे डाउनलोड करते होंगे तो देखते होंगे उसके डॉट के बाद MP4 लिखा होगा। तो इसका MP4 क्या है? MP4 इस वीडियो का फॉर्मेट है। वहीं और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, AVI होता है, MPG होता है, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। तो ये जितने नाम हमने बताए, जितने ये एक्सटेंशन नेम वाले नाम हमने बताए, ये सब किसके फॉर्मेट हैं? ये सभी वीडियो डाटा के फॉर्मेट है। तो ऑडियो भी आपको डाटा समझ में आया, वीडियो डाटा भी समझ में आया। अब बात करते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स जो मतलब चित्र होता है, इमेज होता है। कंप्यूटर में आप देखते हैं ना, इमेज प्रयोग होता है, जिसमें जो वॉलपेपर है आप देखते हो, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे होता है, और भी बहुत सारे इमेज आप देखते हो उसमें। तो ये सब जो चित्र हैं, इनको हम ना ऑडियो में रख सकते हैं, ना वीडियो में रख सकते हैं, ना टेक्स्ट में रख सकते हैं, न्यूमेरिक में रख सकते हैं, और ना ही अल्फा न्यूमेरिक में रख सकते हैं। तो यानी इस चित्रात्मक डाटा को, जैसे हमने कुछ फिगर बनाया, तो उस फिगर को हम किस में रख सकते हैं? क्या इसमें रख सकते हैं? किसी में रख सकते हैं? तो उसे केवल और केवल किस में रखेंगे? ग्राफिक्स डाटा में रखेंगे। किस में रखेंगे? ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स के अंतर्गत बहुत सारे इमेज, क्लिप आर्ट्स, बहुत कुछ प्रयोग होता है। तो ऐसे इसे हम ग्राफिक्स डाटा कहते हैं। ग्राफिक्स डाटा की तरफ चलते हैं। सूचना भी आपको क्लियर होगी, यानी डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है आउटपुट के रूप में, उसी आउटपुट को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो इन दोनों में कभी कभी अंतर करने की बात आती है, इसमें डाटा और इंफॉर्मेशन में। इसमें डाटा और इंफॉर्मेशन में डाटा क्या कहेंगे? अव्यवस्थित वर्णों या शब्दों के समूह को डाटा कहते हैं, जबकि व्यवस्थित वर्णों या शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ये पहला अंतर हुआ। डाटा के आधार पर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि ये अर्थविहीन होती हैं। और जब सूचना क्या होती है, इसके आधार पर हम कोई निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित होती हैं और अर्थपूर्ण होती हैं। ये अर्थविहीन है और ये अर्थपूर्ण है। सूचनाएं अर्थपूर्ण होती हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलेशन है डाटा और सूचना। यानी डाटा जो है बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह होता है, जिसको कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करके सीधे किस में बदल दिया जाता है? सूचनाओं में बदल दिया जाता है, जिसे हम किसके रूप में प्राप्त करते हैं? आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो जो कंप्यूटर की सीमाओं और कंप्यूटर के मूल तत्वों पर आधारित रहा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, तथा यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। धन्यवाद।